नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से। और भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के आज आपको 160 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। और इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये सदाबहार क्वेश्चन है जो आपको हर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। और स्पेशल आर के लिए तो हमने इस तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो आपको केवल आर की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। टोटल हमारे 160 क्वेश्चन हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। और ये हम इनकी डिटेल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम जो है 160 क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं। 160 क्वेश्चन में केवल हम इनको आंसर आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही आपका भारत था? ये आपका किसने कहा था, ये आपको बताना है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे केवल इसके आंसर की, बाकी की हम बात नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये आपका कहा था ऑस्टिन ने। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन की व्यवस्था किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। बात करते हैं अम्बेडकर की, तो ये आपके हो जाते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, जो आपकी प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो वो हो जाते हैं आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संवैधानिक सलाहकार था, ये जो कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका BN राव। BN राव हो जाते हैं आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। आपसे पूछा गया है संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, डेट आपको बतानी है। 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को तो जो है भारत आज़ाद हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस दिन जो है गलत हो जाता है। 30 जून 1948 को, ये भी आपका गलत हो जाता है। 26 जनवरी 1949 को, तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। और बात कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, लागू कब हुआ था? स्वीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है और इनसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन दोनों से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपसे कोई सा भी पूछ लिया जाएगा, लागू कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाएगा, और आपका स्वीकृत कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाएगा। और ज़्यादा जो है यही क्वेश्चन बनता है स्वीकृत कब किया गया था। ठीक है, और यहाँ जो है स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये आपके हो जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है मौलिक कर्तव्य, ये आपके रूस से लिया गया था। और इसको जो है पहले क्या कहा जाता था रूस को, तो पूर्व सोवियत संघ। इसको जो पहले कहा जाता था सोवियत संघ। और आप ये भी कह सकते हैं, आपको जो है रूस की जगह सोवियत संघ भी लिखा हुआ मिल सकता है। और
ऑप्शन में आपको चाहे तो सोवियत संघ दे दिया जाएगा या आपको रूस दे दिया जाएगा। आंसर आपका एक ही रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों का विचार, ये आपका सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से आपके मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? क्वेश्चन आ गया है, मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? बात की गई है मूल अधिकारों के बारे में, तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है आपसे बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 2014 में ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर की परीक्षा में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। एक क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है आपसे घुमा फिरा कर पूछता है। कभी इस साल जो है किसी दूसरी लैंग्वेज में पूछ लेता है, अगले साल जो है दूसरे तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका क्वेश्चन का एक ही होता है और वो हो जाता है आपका अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो विचार है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? कितने अनुच्छेद हो जाते हैं भारत में आरंभ में, ये आपको बताना है। 420, 380, 395 या फिर आपके 270। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 395। 395 अनुच्छेद हो जाते हैं आरंभ में, जब जो है संविधान बना था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी, यानी 395। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हो जाते हैं? नागरिकता से संबंधित बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है भाग 2 में। भाग 2 में हो जाते हैं आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बात की गई है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में और आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। पंचायतों की बात करेंगे, ये आपका भाग 9 से संबंधित हो जाता है। ठीक है, और ये जो है कई बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है और हाल ही में ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला था वीडियो 2023 की परीक्षा में। जो आपकी 2018 की परीक्षा थी उसमें जो है ये देखने को मिला था, जो 2023 में हुई है। नगर पालिकाओं की बात करते हैं, ये आपका भाग 9 के कैसे संबंधित हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और सहकारी समितियाँ ये आपकी भाग 9 के ख से संबंधित हो जाती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और अधिकरण की बात करते हैं, ये आपका भाग 10 में संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? और ये जो नहीं वर्ड होता है ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इधर आपके प्रावधान हो जाते हैं, इधर आपके हो जाते हैं संविधान का भाग। नागरिकता की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है भाग 2 से संबंधित। संघराज क्षेत्र की बात करते हैं, ये आपका भाग 7 से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। नगर पालिकाएं हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी है, ये आपका 9A से संबंधित हो जाती है। और निर्वाचन आपका भाग 15 से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका विशेष उपबंध 117 के अंतर्गत किया जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के दिए गए कूट से सहायता से आपको जो उत्तर का चयन भी करना है। इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, सूची 2 इधर आपकी हो जाती है और आपको जो है इनको सुमेलित करना है। और ये भी क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में पूछा गया है 2013 में। बात कर लेते हैं संविधान का जो भाग 15 हो जाता है ये किससे संबंधित हो जाता है, ये आपको बताना। तो ये आपका निर्वाचन से संबंधित हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं एक आपका 4 होना चाहिए और एक का 4 आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। एक केवल आपको पता होना चाहिए, उसी से जो है पकड़ के आप पूरे आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाकी भी आप देख सकते हैं।
भाग 16 की बात की गई है, तो 16 जो है किससे संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान के भाग 17 की बात करेंगे तो ये आपका राजभाषा से संबंधित हो जाता है, भाग 17। ये भी आपसे जो है कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है क्वेश्चन। और भाग बात करते हैं भाग 18 की, तो ये जो है आपात उपबंध से संबंधित हो जाता है, भाग 18। ठीक है, इस 18 से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाग 17 से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भाग 15 से भी आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और आपका डी का 1 हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। और बात कर लेते हैं, ये जो है सुमेलित से क्वेश्चन दिया गया है। सुमेलित वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका एक नियम होता है। इसमें ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सबसे आपके याद कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आप कर सकते हैं, वो आपको देख लेना है। आपके एक भी याद है उससे ही जो आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है। कैसे आ जाता है? आपको एक देख लेना है। मान लिया हमारे याद है 10वीं, द से 10 और द से दल बदल। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस हिसाब से डी का 2 हो जाता है, और डी का 2 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। डी का 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये हमारे याद है द से 10 और द से दल बदल कानून। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डी का जो है आपका करेक्ट हो जाता है 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। इस हिसाब से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। और बाकी को देख लेते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची ये आपकी संबंधित हो जाती है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों से। ठीक है, 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची हमारे याद है ये आपकी भाषाओं से संबंधित हो जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 का आपका, बी का आपका 1 हो जाता है। और 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से। ठीक, इस तरह से जो आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं सुमेलित करने वाले। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। आर्थिक नियोजन भारत संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन की बात हो रही है, ये भारतीय संविधान की किस सूची से सम्मिलित हो जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है समवर्ती सूची से। आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची से संबंधित हो जाता है भारतीय संविधान की। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, और ये हो जाता है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो आपका उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और ये हुआ आपका 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो है 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, ये जो है आ गया है समाजवादी शब्द जो है उद्देशिका में कब जोड़ा गया था। यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, और यहाँ हम देख लेते हैं 3 शब्द कौन कौन से हो जाते हैं, वो भी आपको देख लेना। एक तो आपका समाजवादी आ जाता है। ठीक है, यहाँ आपका आ जाता है सबसे पहले समाजवादी, ये आपका 1 नंबर पे हो जाता है। 2 नंबर पे आ जाता है आपका पथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष जो है ये आपका हो जाता है दूसरा। और तीसरे की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है अखंडता। ये आपके 3 शब्द हैं जो आपके संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए थे उद्देशिका में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उद्देशिका में केवल एक बार ही जो है संशोधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है, ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20, और 20 जो है ये आपका हो जाता है उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्ताव में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या किसमें की गई है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सी, यानी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। प्रस्ताव में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या आपकी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाता है? बात की गई है राजनीतिक सत्ता की, तो कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22, और 22 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है जनता। भारत में जनता जो है ये राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत हो जाती है। जनता के द्वारा जो है राजनीति की जा सकती है, और जनता से भागकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कौन एक नहीं है जो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है वो आपको बताना है। बात की गई है क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान और एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये जो है आपका संबंधित नहीं है गणतंत्रीय अवधारणा से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, और ये भी आपसे आरओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम कौन सा हो जाता है? आपसे पूछा गया है राज्यों का जो निर्माण हुआ था उसमें आरोही क्रम आपको बताना है। आरोही का मतलब है आपको बढ़ता हुआ क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और हो सकता है ये क्वेश्चन जो है एज इट इज आपकी परीक्षा में देखने को मिले। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? पुनर्गठन की बात हो रही है, राज्यों का हुआ था भाषाई आधार पर। और सबसे पहले कौन सा राज्य बना था ये आप सब जानते हैं। सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषा के आधार पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 1956 में। 1956 में हुआ था आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी आपको बता रहा था। पश्चिमी बंगाल का, पंजाब का, तमिलनाडु का या फिर आपका आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 26, और 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। और ये जो है भाषाई आधार पर आपका गठन 1956 में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं ये आपको बताना है। लोकसभा की बात की गई है, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आपकी आरक्षित है ये आपको बताना है। और 27 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 20। ठीक है, आपसे पूछा गया है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होती है? किसे प्राप्त है ये आपको बताना है। संसद, लोकसभा, राजनीतिक दलों को या केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है संसद। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? नियोजन का प्रतिषेध कौन करता है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 24। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा कहा गया है, वो कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 30, और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जो होता है अनुच्छेद 32। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 31, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया है। बात कर लेते हैं 32 के बारे में। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? छुआछूत की बात करते हैं। छुआछूत मतलब अस्पृश्यता, इसको जो है अस्पृश्यता कहा जाता है, और ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 18 की बात करते हैं, ये आपका उपाधियों के अंत से संबंधित हो जाता है। जो आपका उपाधियों का अंत होता है ये आपका अनुच्छेद 18 से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित हो जाती है। अनुच्छेद किस में हो जाती है ये आपको बताना है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 33, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 19।
अनुच्छेद 19 का जो ए है उसमें जो है अंतर्निहित हो जाती है, जो आपका पेश किया जाती है आपकी इसके अंतर्गत अंतर्निहित हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान हो जाता है? भाषण की जो आपको आज़ादी है, जो आपकी बोलने की आज़ादी है, आपकी या आपकी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाती है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 21 के या फिर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आपको बताना है। जो आपका भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 34 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बी यानी 19। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 19 से संबंधित ये हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 एक को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ये आपको याद रखना है। 35 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 19 एक को, 19 वन को और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। ये एकांतता का अधिकार हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 36। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। कौन सम्मिलित हो जाता है ये आपको बताना है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार ये भी हो जाता है, धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं। सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं आप, ये आपका गलत हो जाता है। जो आपका धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है ये आपका संविधान में किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपसे पूछा गया सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है आपका 1, 2, 3 आपके हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? और 37 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 37 का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? एक अपराध के लिए एक ही बार जो है उसको दंडित किया जाएगा, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 38 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, कौन सही सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता की बात करते हैं, ये आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 23 से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, ये आपका अनुच्छेद 25 से संबंधित हो जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो है अनुच्छेद 29, 30 के अंतर्गत हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 39 का आपका हो जाता है गिरफ्तारी एवं उसका निरुद्ध संरक्षण। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरओआरओ की परीक्षा में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, ये कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। जो आपका बंधुआ मजदूर उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन मतलब उनको जो है निकालना बंधुआ मजदूरी से। बंधुआ मजदूर अब वो नहीं रहेंगे, ये आपका किस अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है? बात की गई है क्वेश्चन नंबर 40 की और ये जो आपका अधिनियम है ये आपका 1976 में आ जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार क्या है ये आपको बताना है। एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ए तथा बी दोनों हो जाएंगे या ए और बी कोई सा भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 41 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है एक मूल अधिकार भी हो जाता है और एक आपका विधिक अधिकार भी हो जाता है सूचना का अधिकार। और इसी तरह से आपके जो है दोनों करेक्ट हो जाते हैं, ए तथा बी दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वो कौन कौन से हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 42 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 14 से 18 तक।
और आपसे पूछा गया है संविधान में समानता का अधिकार, ये जो है अनुच्छेदों द्वारा संबंधित हो जाता है। ये आपका 14 से 18 में जो है आपका समानता का अधिकार देखने को मिल जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 43 की बात की गई है और 43 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। धार्मिक राज्य की आप स्थापना नहीं कर सकते हैं। और ये आपका हो जाता है आर से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है। ये भी आपको देख लेना है। और ये सेम क्वेश्चन जो है हर बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये आपको बताना है। समान वेतन समान कार्य के लिए ये आपका कौन सा अधिकार हो जाता है, कौन सा संविधान सुनिश्चित किया गया है, ये आपको बताना है। 44 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। ठीक है, यह आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग हो जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन। बात कर लेते हैं 45 के बारे में। और ये जो है आपसे सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। और इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इन्हें देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सूची एक हो जाती है आपकी संविधान के अनुच्छेद और इधर आपके विषय हो जाते हैं। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में किस किस तरह से ये हो जाते हैं, ये आपको देख लेना है। और यहाँ हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 के बारे में। तो अनुच्छेद 40 आपका किससे संबंधित हो जाता है, ये आपको बताना है। और सुमेलित करने वाले क्वेश्चनों का सबसे बढ़िया तरीका है, आप जो है जो आप सबसे पहले जानते हैं उसी को आप सबसे पहले लगा सकते हैं। और यहाँ हम जानते हैं 44 के बारे में। तो 44 ये आपका किससे संबंधित हो जाता है, तो समान नागरिक संहिता के लिए जो आपका 44 हो जाता है, ये आपका समान नागरिक संहिता के लिए संबंधित हो जाता है। और इस तरह से आप बता सकते हैं सी का आपका 3 करेक्ट हो जाता है। और सी का 3 आपका केवल आप दे सकते हैं, सी का 3 ये केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका ए, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे, ये आपका किससे संबंधित हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 41 की। ये आपका हो जाता है काम करने के अधिकार से संबंधित, ये आपका इससे संबंधित हो जाता है। और बात करते हैं 44 हमने देख लिया समान नागरिक संहिता के लिए। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं, ये आपका कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित हो जाता है। और ये कृषि जो पशुपालन ये आपका कई बार परीक्षा में देखने को मिला है इंडिविजुअल क्वेश्चन करके। इंडिविजुअल भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में जो है कृषि और पशुपालन का गठन किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो गठन है ये आपका अनुच्छेद 48 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपसे कई बार आपकी परीक्षाओं में देखने को मिला है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर आपका हो गया है ऑप्शन नंबर 1। और चलिए देख लेते हैं 46 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। 46 की बात करते हैं और 46 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यह आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान में बाद में जोड़ा गया है, कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्व बाद में संविधान में जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 47 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है मुफ्त कानूनी सलाह। इनमें से मुफ्त कानूनी सलाह को राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में एज इट इज पूछा गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है। बात करते हैं 48 के बारे में और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 42वें संविधान संशोधन से संबंधित। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन में आ जाते हैं। बात कर लेते हैं 49 के बारे में। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है ये आपसे पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। 49 की बात की गई है और 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह आपका जो है गलत हो जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 50 और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, ये आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य कितने हो जाते हैं, और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी हो जाती है 11।
बात कर लेते हैं 51 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 51। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन हो जाते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं या संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं, ये हो जाता है। केवल निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है, सभी सदस्यों की बात नहीं की गई है। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है, केवल निर्वाचित सदस्य। तो एक वाला जो है ये आपका एक तो सभी में दिया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और बात करते हैं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की, तो ये आपका गलत हो जाता है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तीसरा देख लेते हैं, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। जो आपकी सभी राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उनके जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहयोग लेते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं 1, 3 और 4 आपके करेक्ट हो जाते हैं, और 1, 3 और 4 आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के जो आपके राज्य में विधानमंडल है उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं जो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन कौन से हो जाते हैं। हमने अभी ऊपर बताया आपको कौन कौन से वो हो जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो जाता है। और ये किसके द्वारा हुआ है, यह हुआ है आपका 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपसे आरओआरओ की परीक्षा में पूछा गया। बात कर लेते हैं 53 के बारे में। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। ये तो जो है हर बच्चे की जबान पे होगा और हर बच्चा बच्चा भारत का जानता है मिसाइल मैन की संज्ञा किस राष्ट्रपति को दी गई है, और इनका नाम हो जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 53 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाता है। बात कर लेते हैं 54 के बारे में। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। गणतंत्र का प्रमुख कौन हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को किस तरह से जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी आपसे आरओआरओ की परीक्षा में पूछा गया है। और 54 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख आपका भारत का राष्ट्रपति हो जाता है। बात कर लेते हैं 55 के बारे में। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये आपको बताना है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्ट आरओआरओ की परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपका राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इसके बाद आपका उपराष्ट्रपति जो है वो भी उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा ये आपको बताना है, जिसको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 55, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का जो उपसभापति ये भी नहीं बना सकते, भारत का महान्यायवादी ये भी नहीं हो सकता, लोकसभा का अध्यक्ष ये भी नहीं हो सकता है। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो जो है इनके तीसरे नंबर पर आ जाता है, ठीक है। पहले पर राष्ट्रपति है, दूसरे पर उपराष्ट्रपति है, और तीसरे नंबर पर आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यही क्रम होता है, ठीक है, जिनसे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 56। नीचे आपके दो वक्तव्य दिए गए हैं और जिनमें कथन एक को एक कहा गया है और जबकि दूसरे को कारनार कहा गया है, और इनसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना कौन सा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कथन के बारे में। कथन हमारा क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्य हो। राज्यसभा का जो सदस्य हो जाता है वो आपका उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका राज्यसभा का सदस्य हो सकता है वो आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन का पात्र भी हो सकता है। बात करते हैं कारण की, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कारण जो है ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और यहाँ भी जो है
उपराष्ट्रपति के बारे में बात करी गई है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है ए, यानी दोनों आपके सत्य हो जाते हैं। और आर जो है ए का मान्य स्पष्टीकरण भी हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर जो है ए का मान्य स्पष्टीकरण हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर आपका 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 57 के बारे में। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। सही आपको बताना है। दो आपके कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्या ये सही हो जाता है? और ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। राज्यों की विधायकों के जो सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है। राज्यों की विधायकों के जो सदस्य होते हैं दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। और इस हिसाब से आपका जो है ओनली एक जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है एक। बात कर लेते हैं 58 के बारे में। भारत का उपराष्ट्रपति हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत का उपराष्ट्रपति है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रपति के बाद जो है आपका उपराष्ट्रपति ही आ जाता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके। भारत का राष्ट्रपति के पास में पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई भी औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। बात कर लेते हैं कथन 3 के बारे में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का जो निर्वहन कौन करता है? ये आपका उपराष्ट्रपति ही करता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका जो अनुपस्थिति में उनका कार्य जो आपका उपराष्ट्रपति ही करता है। बात कर लेते हैं कथन 4 के बारे में। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं तो चारों आपके करेक्ट हो जाएंगे। और चारों आपके करेक्ट किस में दिए गए हैं ये हम देख लेते हैं। और ये आपका जो है डी में दिया गया है। सभी जो है आपके चारों करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चारों हमारे ऑप्शन ये करेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 59। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ये आपको बताना है। 59 की बात की गई है और 59 का करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 75। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन कौन से कथन हो जाते हैं और इनमें से जो है आपके कौन से जो है सही हो जाते हैं ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं पहले कथन के बारे में। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये आपका करेक्ट हो जाता है। संघ जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है ये उत्तरदायी हो जाता है। बात करते हैं कथन 2 की। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। जो आपके संघ के मंत्री हैं आपके प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है केवल एक। केवल एक आपका सही हो जाता है और बाकी आपके गलत हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 61 के बारे में। भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक हो जाती है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 61 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 25 वर्ष। 25 वर्ष आपकी प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी आवश्यक हो जाती है। बात कर लेते हैं 62 के बारे में। निम्नलिखित में कौन से एक अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? यहाँ बात करते हैं जो सबसे अधिक बार जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हैं वो आपको बताना है। कौन कौन से जो हैं एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये लगातार जो है लगभग 16 साल तक ये आपके हो जाते हैं। लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी की बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी आपकी ये जो है लगभग 11 साल तक प्रधानमंत्री रही हैं। गुलजारी लाल नंदा की बात करते हैं ये भी जो है लगभग आपके 2 बार जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा ये आपके 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। ये अभी आपको याद रखना है। और इसके बाद बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की तो ये भी जो है आपके 2 बार प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी हिसाब से आप कह सकते हैं जो आपके सभी हैं जो आपके चारों हो जाते हैं ये आपके एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ये भी एक से अधिक बार हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ये भी एक से अधिक बार हैं।
गुलजारी नंदा ये भी 2 बार बन जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी आपके 2 बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 62 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी जो हैं एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं 63 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद से एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है, ये आपको बताना है। 63 का कौन सा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। एक से अधिक बार जो है सुशोभित किया है, ये आपके कौन से हो जाते हैं। और यहाँ बात की गई है जो आपके एक से अधिक समयांतर के लिए, यानी एक बार कोई बन गया है, फिर 5 साल के लिए दूसरा बन गया है, फिर जो है तीसरा बन गया है। ठीक है, इस तरह से जो है एक से अधिक समयांतर के बाद कौन सुशोभित किया है, तो आपके गुलजारी लाल नंदा हो जाते हैं। इन्होंने आपका जो है किया है। इसके बाद इंदिरा गांधी भी, ये भी जो है लगभग 3 बार बन गई हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी अलग अलग समय में 2 बार आपके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है जब ये बने हैं, एक आपके बन जाते हैं, इसके बाद आपका बीच में कोई और आ जाता है, ये फिर से जो है यही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इस तरह से कहते हैं समय अंतर के बाद, एक जो है समय का अंतर आ गया है, उसके बाद जो है दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। इस तरह से आपकी इंदिरा गांधी हो जाती हैं, गुलजारी लाल नंदा हो जाते हैं और आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी हो जाते हैं। और आपका करेक्ट आंसर इस हिसाब से हो जाता है 3, 4 और 5। और 3, 4, 5 हम देख सकते हैं किस में हो जाता है, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी में। 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। बात कर लेते हैं 64 के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है। संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है अपने कार्यकाल में, ऐसे प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या आपके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जिनके नाम पर मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो जाती है। और 64 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं जो आपके कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, ये आपको बताना है किसके द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 65 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात कर लेते हैं 66 के बारे में। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ये कार्य करते हैं। ये जो है क्या कार्य करते हैं ये आपको बताना है, किसके रूप में कार्य करते हैं। बात की गई है 66 की और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बी, यानी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। जो आपके भारत के सीएजी ये आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाते हैं, ये आपके लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। बात कर लेते हैं 67 के बारे में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, ये आपको बताना है। अंतिम जिम्मेदारी किसकी हो जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी ये आपकी संसद की हो जाती है। ठीक है, 67 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे आरओआरबी की परीक्षा में 2014 में पूछा गया है। बात कर लेते हैं 68 के बारे में। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन हो जाता है ये आपको बताना है। 68 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सी, यानी महान्यायवादी। 68 का करेक्ट आंसर आपका महान्यायवादी हो जाता है और इसको जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। बात कर लेते हैं 69 के बारे में। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन कौन से जो हैं आपके ये सही हो जाते हैं। बात करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। वह उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। महान्यायवादी जो है किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं कथन 4 के बारे में। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। जब वो संसद का सदस्य ही नहीं है तो संसद द्वारा महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं 69 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 1 और 2 आपके करेक्ट हो जाते हैं।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 70 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है आंग्ल भारतीय को। ठीक है, बात कर लेते हैं 71 के बारे में। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह क्या हो जाती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपसे पूछी गई है और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 71 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 550। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी 550 हो जाती है। बात कर लेते हैं 72 के बारे में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे गए, ये आपके कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके जीवी मांगलंकर। ठीक है, इनका पूरा नाम आपका जीवी मांगलंकर हो जाता है। 72 का आपका ये सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 73 के बारे में। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, किसको मनोनीत कर सकता है ये आपको बताना है। 73 की बात की गई है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये आपके हो जाते हैं जो आपके खेलों से संबंधित हो जाते हैं, या आपका जो विशिष्ट क्षेत्र होता है उससे ये संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, और जिस तरह से खेलों से सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था राज्यसभा का सदस्य, ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, और ये आपके जो है उल्लेखनीय कार्य करने वाले होते हैं उनको भी जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। और ये कितने होते हैं? ये टोटल आपके 12 सदस्य इस तरह से मनोनीत किए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं 74 के बारे में। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? गैर सदस्य होता है किसी एक का सदस्य, ये किस एक का सदस्य ये आपको बताना है। 74 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं गैर सदस्य हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु हो जाती है। अपेक्षित न्यूनतम आयु कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है राज्यसभा के चुनाव के लिए। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 75 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी यानी 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है ये आयु अपेक्षित न्यूनतम आयु हो जाती है राज्यसभा के चुनाव के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारे 76। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, या राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 76 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उप राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। जो आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होता है यह होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है ये आपका होता है पदेन सदस्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 77 के बारे में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन आर कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, और आपको जो है इनमें से कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं कथन ए के बारे में। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह आपका कथन दिया गया है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है, राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता है। और ये जो है हर 2 साल में जो है इसके सदस्य जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है। इस तरह से जो है 1/3 सदस्य जो है इसके सेवानिवृत्त होते रहते हैं। बात करते हैं कारण की, और उसके जो है यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की बात की गई है, यानी हर 2 वर्ष में जो है उसके 1/3 सदस्य जो है वो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विघटन क्यों नहीं होता है ये आपका कारण के द्वारा बताया गया है। ठीक है, इसलिए विघटन नहीं होता है क्योंकि उसके जो हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपके दोनों सही हो जाएंगे और आपके दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दोनों ए और आर दोनों सत्य हो जाते हैं और आर जो है ए का एक मान्य स्पष्टीकरण भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। बात कर लेते हैं 78 के बारे में। ये भी कुछ इसी तरह से दिया गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन आपका आर कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इधर आपके कथन हो जाते हैं और ये जो है क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। और आपसे यहाँ भी वही पूछा गया है कौन सा आपका सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा आपका जो है सही हो जाता है ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं कथन
एक की सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये आपका नौकरशाही में उत्तरदायित्व को मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। बात कर लेते हैं इसके कारण की इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी पड़ेगी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसे जो है वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मीलों तक यात्रा करनी पड़ेगी, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए और बी आपके दोनों करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। बात कर लेते हैं 79 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। जो आपका जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध होता है उसको धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं 80 के बारे में। और इसमें हमारे इस वीडियो में हमारे हो जाते हैं 160 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने ये 160 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? कितने दिनों में इसको लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 80, और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 14 दिनों के अंदर इसको वापस किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 81। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाता है ये आपको बताना है। 81 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट कथन है ये आपका हो जाता है यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह आपका जो है वित्त विधेयक से संबंधित कथन हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 82। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? कौन करता है? राज्यसभा की और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ये आपको बताना है कौन करेगा। ये आपकी लोकसभा या आपकी राज्यसभा, इसकी जो है बैठक की अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा, ये आपको बताना है। 82 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये आपका राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 83। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ये किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं 84 के बारे में। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का आपको चयन करना है। लोक लेखा समिति में जो है आपके लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं, और आपके कुल कितने हो जाते हैं ये आपको बताना है। लोकसभा से आपके 15 सदस्य चुने जाते हैं, और राज्यसभा से आपके 7 सदस्य चुने जाते हैं। टोटल आपके 22 सदस्य हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लोक लेखा समिति में आपके जो सदस्य चुने जाते हैं वो आपके 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से, और टोटल आपके 22 हो जाते हैं। ठीक है, और 84 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है, और ये ऐसे क्वेश्चन है ये जो है कभी बदल नहीं सकते हैं, और ये जो है हमेशा इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं 85 के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच कराना प्रतिबंधित किया गया है? 85 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 122 के द्वारा। बात कर लेते हैं, और यहाँ देख लेते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे अब व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं इसकी फ्री PDF पाने के लिए। ठीक है, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 86। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? आपको बताना है 86 का करेक्ट आंसर। तो ये हो जाता है आपका राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 87 के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये किसके अनुमोदन पर की जाती है ये आपको बताना है। 87 की बात की गई है और 87 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ आपकी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। बात कर लेते हैं 88 के बारे में। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या हो जाता है ये आपको बताना है। संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या संसदीय कानून। 88 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है न्यायिक व्याख्या। ठीक है, 88 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। बात कर लेते हैं 89 के बारे में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है जनहित याचिका से। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है ये आपकी जनहित याचिका से संबंधित हो जाती है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 90। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों में प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि, और इसका जो है आपसे पूछा गया कौन सा इसमें से जो है सही हो जाता है। आपको जो है करेक्ट हो जाता है, ये आपका पहला करेक्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाता है, निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ये भी जो है हो जाता है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। और बात करते हैं फोर्थ की, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं 90 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 1, 3 और 4। ठीक है, ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। और ये जो है आपका भी 2 जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 91 के बारे में। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। ये क्वेश्चन आपसे आरओआरई की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं 92 के बारे में। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या हो जाती है। ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो विधानसभा है उसकी सर्वाधिक सदस्य संख्या हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या ये आपको बताना है। तो अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या ये आपकी हो जाती है 60 हो जाती है आपकी न्यूनतम संख्या, और अधिकतम आपकी 500 संख्या हो सकती है। ठीक है, 93 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं 94 के बारे में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। कौन एक सही नहीं है किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित, ये आपको बताना है। 94 की बात की गई है और आपका जो है इनकरेक्ट हो जाता है, वो आपका हो जाता है राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने सभी कृत्य नहीं करते हैं। बात कर लेते हैं 95 के बारे में। मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा एक सही नहीं है ये आपको बताना है। नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो आपका जो है ये हो जाता है पहला ऑप्शन, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये आपका गलत हो जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं होता है। ठीक है, और बाकी आपके करेक्ट हो जाते हैं। और आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही ये जो है सही नहीं है। ठीक है, 95 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। बात कर लेते हैं 96 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी हो जाता है। 96 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ए, यानी किसी राज्य का विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, ये आपका किसी राज्य का विधानमंडल हो जाता है। और ये आपका आरओआरयू की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं 97 के बारे में। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है, ये आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपसे आरओआरयू की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 97 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आ जाता है आपका 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा होना चाहिए। बात कर लेते हैं 98 के बारे में। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से
कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। उसे रिट या याचिका को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। 98 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाता है मैंडमस। इसको जो है मैंडमस कहा जाता है। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, इससे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। 98 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 99 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 241। 241 अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 100। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा, या आपका ए और बी दोनों के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है और आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में यहाँ से लिए गए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति आपकी उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 101। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है और निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 101 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 245 अनुच्छेद और अनुच्छेद 246। ठीक है, ये आपके 2 अनुच्छेद हो जाते हैं जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। 101 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं 102 के बारे में और ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में 2021 में ही पूछा गया है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान किया गया है। कौन सी हो जाती हैं, किनका प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपका अनुसूची 7 हो जाती है। अनुसूची 7 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया था भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान किया गया है, तो वो आपकी जो अनुसूची वो हो जाती है अनुसूची 7। बात कर लेते हैं 103 के बारे में। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारों दोनों का कानून बना सकती है उल्लेखित है। जो आपका राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं और आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं, वो आपका उल्लेखित है। किस में है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या आपका अवशिष्ट सूची में। 103 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है समवर्ती। समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें आपका राज्य भी कानून बना सकती है और आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। बात कर लेते हैं 104 के बारे में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध है वो आपके दिए गए हैं, ये आपको बताना है। 104 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर यह हो जाता है भाग 11 में। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये जो है क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी हो सकते हैं। 105 की बात की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये आपको बताना है। राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये आपको बताना है। 105 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 253। ठीक है, भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया 2021 में। बात कर लेते हैं 106 के बारे में। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणना पूर्ति क्या होती है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 106 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी आपका अधिक होगा वो जो है इससे संबंधित हो जाएगा गणपूत्र की, तो वो जो है इसका कोरम पूर्ण कर देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन भी जो है आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं 107 के बारे में। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है वो हो जाता है, वो आपको बताना है कौन सा जो है वो आपका अनुच्छेद हो जाता है। 107 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाता है 108 के साथ। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आपका संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा का भी और आपका राज्यसभा का भी। ये भी क्वेश्चन आपसे 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 108 के बारे में। सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध है।
सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे हो जाता है, ये आपको बताना है। बात कर रहे हैं 108 की, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। जो आपका सरकारी आयोग है ये आपका संबंधित हो जाता है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 109 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात की गई है, और ये आपका अनुच्छेद 352 के अनुसार किन परिस्थितियों में की जा सकती है ये आपको बताना है। बात करते हैं 109 के बारे में, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान जो है 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। बात कर लेते हैं 110 के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, और ये जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाता है, 370, 368, 356 या फिर आपका 352। 110 की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 356, ठीक है। 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बात कर लेते हैं 111 के बारे में। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या राज्य विधान मंडल के द्वारा। बात की गई है 111 की, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है संसद के द्वारा। आपातकाल में संसद के द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बात कर लेते हैं 112 के बारे में। ये भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। और निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार। 112 की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आंतरिक अशांति। जो आपका आंतरिक अशांति हो जाती है वो आपके इसके अंतर्गत नहीं आती है, और वो जो है इसका आधार नहीं हो सकता है। बात कर लेते हैं 113 के बारे में। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। 5 वर्ष के बाद जो है वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, और इसके बारे में आपको बताना है। 113 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ठीक है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किस लिए की जाती है, ये की जाती है आपकी केंद्रीय अनुदान और संघ राज्य राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। बात कर लेते हैं 114 के बारे में। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। केंद्र व राज्यों में मध्य वित्त का बंटवारा ये किसके सिफारिश पर होता है ये आपको बताना है। 114 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका वित्त आयोग हो जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। बात कर लेते हैं 115 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। संवैधानिक नहीं है ये आपको बताना है। वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर आपका चुनाव आयोग। ये जो आपका योजना आयोग हो जाता है ये आपका संवैधानिक संस्था नहीं है। 115 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। और ये भी क्वेश्चन जो है आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन आपसे अब की बार भी पूछा जाने की संभावना हो जाती है। बात कर लेते हैं 116 के बारे में। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई है, और ये जो है इसके बारे में आपको बताना है किसके द्वारा की गई है। 116 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, ठीक है। जनवरी 2015 में की गई है नीति आयोग की स्थापना, और इससे पहले वो योजना आयोग हुआ करता था, ठीक है। और ये जो है आपका संघ मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से इसकी स्थापना हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। बात कर लेते हैं 117 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का भी चयन करना है। इधर आपके अधिनियम हो जाते हैं, और इधर आपका जो आपके संशोधन हो जाते हैं। कौन सा आपका करेक्ट हो जाता है ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं ए के बारे में, देख लेते हैं। संविधान
94वां संविधान या अधिनियम 2006 का हो जाता है, तो ये आपका संबंधित हो जाता है आपका 164वें संविधान से। जो आपका संविधान 95वां संविधान अधिनियम जो आपका 2009 हो जाता है, ये आपका संबंधित हो जाता है 334 में अनुच्छेद 334 में संशोधन से। बात कर लेते हैं संविधान का जो 96वां संविधान संशोधन है, ये आपका 8वीं अनुसूची से संबंधित हो जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं संविधान जो 103वां जो संविधान संशोधन है, ये आपका अनुच्छेद 15 में संशोधन से संबंधित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं ए का आपका 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और आपका डी का 4 हो जाएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये सब दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह के जो है कठिन क्वेश्चन भी आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी जो है आप देख सकते हैं आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं 118 के बारे में। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन में संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। और किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, ये आपको बताना है। 118 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को। ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं 119 के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है ये आपको बताना है। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपता है, ये आपको बताना है किसको सौंपता है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। ठीक है, 119 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है राष्ट्रपति। बात कर लेते हैं 120 के बारे में। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक है। कौन सा है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या आपका वैधानिक अधिकार है। 120 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वैधानिक अधिकार हो जाता है। वैधानिक अधिकार हो जाता है मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। बात कर लेते हैं 121 के बारे में और ये जो है आपका सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी न्यूनतम अर्हता दी गई है आयु की और इधर आपके पद दिए गए हैं। आपको जो है सुमेलित करना है, कैसे जो है सुमेलित हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में 2021 में ही पूछा गया है। 21 वर्ष आयु किसकी हो जाती है ये आपको बताना है। 25 वर्ष किसकी हो जाती है, 30 वर्ष किसकी हो जाती है और 35 वर्ष किसकी हो जाती है। बात कर लेते हैं 21 वर्ष की, तो ये हो जाए जो आपके पंचायत के सदस्य होते हैं उनकी आयु आपकी 21 वर्ष की हो जाती है। 25 वर्ष की बात करते हैं, 25 वर्ष की बात करते हैं जो आपके विधानसभा के सदस्य हो जाते हैं, ये आपके 25 वर्ष के हो जाते हैं। 30 वर्ष की बात करते हैं जो आपका 30 वर्ष होता है आपका राज्य विधान परिषद के सदस्य हो जाते हैं। और 35 वर्ष की अगर आपकी आयु है, आप जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। और इस हिसाब से आपका जो है एक आपका दो दिया गया है, ए में भी दिया गया है और आपका सी में भी दिया गया है। बी का आपका 3 दिया गया है और बी का 3 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये करेक्ट हो जाता है। और ये भी जो है आपसे आर की परीक्षा में 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं 122 के बारे में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। 122 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। बात कर लेते हैं 123 के बारे में। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हो जाते हैं ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं आपका जो करेक्ट हो जाता है वो कौन कौन सा हो जाता है ये हम देख लेते हैं। कार्य की बात की गई है भारत के निर्वाचन आयोग के। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सही चुनाव कराना, ये आपका करेक्ट हो जाता है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सही चुनाव कराना ये आपका निर्वाचन आयोग का कार्य हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराना, ये भी इसका कार्य हो जाता है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तो ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये इसका कार्य नहीं हो जाता है। और बात कर लेते हैं 4 के बारे में। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण एवं निर्देशन नियंत्रण करना, निर्देशन एवं उसका नियंत्रण करना, ये भी इनका कार्य हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो है 1, 2 और 4 ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। और 1, 2, 4 आपके किस में दिए गए हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं 1, 2 और 4। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 124 के बारे में। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है।
चुनाव कौन सा चुनाव जो है वो आपका निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। 124 के बारे में बात कर रहे हैं और 124 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका स्थानीय निकाय के चुनाव। जो आपके स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनसे चुनाव निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं होता है। बात कर लेते हैं 125 के बारे में। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है और 125 का सही आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। आपसे पूछा गया संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है संसद के किसी एक सदन में। संसद के किसी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। बात कर लेते हैं 126 के बारे में। संविधान का 52वां संविधान संबंधित हो जाता है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित हो जाता है तो ये आपका हो जाता है दल बदल से संबंधित हो जाता है 52वां संविधान संशोधन। 126 का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। बात कर लेते हैं 127 के बारे में। सिक्किम एक नया राज्य बना है। सिक्किम एक नया राज्य बना है, ये आपका कौन सा जो है संविधान संशोधन हो जाता है जिसके द्वारा सिक्किम ने एक नया राज्य बना है। 127 की बात कर रहे हैं और ये आपका हो जाता है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बनाया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। 128 के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। 128 का करेक्ट आंसर आपको बताना है और ये हो जाता है आपका 58वां संविधान संशोधन जो आपका 1987 में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह आपका 58वां संविधान संशोधन हो जाता है और 1987 में ये हो जाता है और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में देखने को मिलता है। और चलिए बात कर लेते हैं 129 के बारे में। पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, सरकार की इच्छा के अनुसार। 129 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और इसका आंसर जो है सभी जानते हैं। बात कर लेते हैं 130 के बारे में। संविधान के संशोधन के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। कौन सी हो जाती हैं ये आपको बताना है और 130 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र और आपका शहरी क्षेत्र। ठीक है। और इसका जो है ये दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, एक और दो दोनों आपके सही हो जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपसे 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं 131 के बारे में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और एक को आपका कथन ए कहा गया है और दूसरे को आपका आर कहा गया है और आपको इनमें से जो है सही कथन का जो है चुनाव करना है। बात कर लेते हैं कथन ए के बारे में। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्षों के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित होती हैं, आरक्षण से उनको क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। महिलाओं से जो है एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं कारण की। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, तो ये आपका गलत हो जाता है। जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो इसकी मांग थोड़ी ना कर रही थी, ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है और ए आपका सही है और बी आपका गलत हो जाता है। और ये आपके किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। ए आपका सही है परंतु आर आपका गलत हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। महिलाओं की सीटों से या जो आरक्षित सीटें हैं उनसे संबंधित कौन सा कथन आपका सही हो जाता है, यह आपको बताना है। बात कर लेते हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी में किया गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। इसका जो प्रावधान है आपका 243 डी में किया गया है। बात कर लेते हैं दूसरे कथन की। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है। और आपका जो है 132 का केवल एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, वो आ जाता है आपका केवल एक। ठीक है। 132 का आपका करेक्ट आंसर केवल एक हो जाता है। बात कर लेते हैं 133 के बारे में। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करके लाया गया था, ये आपको बताना है। मनरेगा कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा गया है। 133 की बात हो रही है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपसे पूछा गया है, ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। ठीक है। और अनुच्छेद 43 के तहत जो है मनरेगा कार्यक्रम को लागू किया गया था। बात कर लेते हैं 134 के बारे में।
ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम हो जाता है, ये आपको बताना है। 134 का करेक्ट आंसर आपको बताना है और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 134 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपको हो जाता है M.K. गांधी। M.K. गांधी के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जो है ये इनके सुझाव का परिणाम जो है हो जाता है। बात कर लेते हैं 135 के बारे में। पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। पंचायती राज की अनुशंसा की थी, तो पंचायती राज की जो अनुशंसा है ये आपका हो जाता है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा। ठीक है, 135 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 136 के बारे में। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे, कौन थे उसके प्रमुख? 136 का आपको करेक्ट आंसर बताना है और ये हो जाता है आपका बलवंत राय मेहता। ठीक है, जिस समिति के अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया है उस समिति के प्रमुख आपके बलवंत राय मेहता हो जाते हैं। जो आपके बलवंत राय मेहता हैं इनके नाम में आपको 3 अक्षर दिखाई दे जाते हैं, तो ये आपके त्रिस्तरीय की बात करेंगे और एक आपके हो जाते हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता इनके नाम में आपको 2 अक्षर दिखाई देते हैं, 2 जो है वर्ड दिखाई देते हैं, तो ये आपके द्विस्तरीय से संबंधित हो जाते हैं। इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं 137 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इधर आपकी समितियां दी गई हैं, इधर आपके सूची के वर्ष दिए गए हैं। और जो आपके सुमेलित वाले क्वेश्चन है ये आपके सबसे पहले उससे करते हैं जो आपको याद हो जाता है। तो कौन सा आपको याद है, तो ये आपको देख लेना है। बात कर लेते हैं पीके थुंगन समिति की, ये आपकी किससे संबंधित हो जाती है, तो ये आपकी हो जाती है 1988 से संबंधित। अशोक मेहता की बात करते हैं, ये आपके 1977 से संबंधित हो जाती है। बी आर मेहता की बात करेंगे, ये आपका 1957 से संबंधित हो जाती है। और सिंधवी की बात करेंगे, आपका 1986 से संबंधित हो जाती है। ठीक है, और इस हिसाब से आप कह सकते हैं एक आपका हो जाता है 4 और एक का 4 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके कट जाते हैं। और बी का आपका हो जाता है 3, बी का 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इलिमिनेट करके इनका आंसर लगा सकते हैं। और ये जो है आपके लिए, और ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं 138 के बारे में। संविधान के 73वें और 74वें संविधान निम्न में से किन के सृजन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं? 138 की बात करते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बी, यानी 1, 2 व 3। 1, 2 व 3 आपके हो जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन समिति और एक आपका हो जाता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ये आपके 3 हो जाते हैं और ये आपका नहीं होता है। 138 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 139 के बारे में। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान से संबंधित हो जाता है? कौन जो है 73वें संविधान में सम्मिलित हो जाता है, ये आपको बताना है। 139 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है जिला पंचायत समिति हो जाता है और क्षेत्र पंचायत समिति भी हो जाता है और आपकी ग्राम पंचायत समिति भी हो जाता है, लेकिन नगर पंचायत समिति जो है ये इससे सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, 139 का आपका करेक्ट आंसर अब हो जाता है आपका 1, 2 और 3, और 1, 2, 3 आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में। बात कर लेते हैं 140 के बारे में। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें जो है पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। बात कर लेते हैं कथन 2 की, इसमें शहरी स्थानीय सरकार का स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और 140 का जो है एक करेक्ट हो जाता है और एक आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 और 140 का जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाता है और ये भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं 141 के बारे में। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है ये आपको बताना है। 141 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बी, यानी राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। 142 के बारे में बात करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। 142 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 243 आई के अनुसार। 243 आई के अनुसार जो है राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बात कर लेते हैं 143 के बारे में। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में हो जाता है?
143 का करेक्ट आंसर आपको बताना है और ये हो जाता है आपका 338 कै में। 338 कै में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं 144 के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 संबंधित हो जाता है, किससे संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। 144 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है, और ये भी जो है क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है और ये जो है क्वेश्चन इस तरह के हैं, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में इसी तरह से उठाए जाते हैं और ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। 144 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी, यानी कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं 145 के बारे में। नागरिकता विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया, संसद में कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। 145 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 11 दिसंबर 2019 में। ठीक है, ये आपको देख लेना है, 11 दिसंबर 2019 में ये पारित किया गया था। बात कर लेते हैं 146 से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। 146 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ये, यानी 326। और ये भी क्वेश्चन जो है आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं 147 के बारे में। दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारानार कहा गया है और कथन ए देख लेते हैं ये आपका क्या हो जाता है और इसमें जो है आपका उपरोक्त वक्तव्य में से निम्नलिखित में कौन सा आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, सही आपको बताना है। बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। बात कर लेते हैं कारण की। अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है, और इस तरह से आप कह सकते हैं दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता है और ये किस ऑप्शन में दिया गया है ये आपका ए में दिया गया है। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता है। बात कर लेते हैं 148 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इधर आपकी संस्था दी गई है और इधर आपकी स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। बात कर लेते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की, तो ये आपका 1963 से संबंधित हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो पहला जो है ये सुमेलित हो जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये आपका 1964 से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये आपका 1985 में नहीं है और प्रवर्तन निदेशालय ये भी आपका 2000 से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपके दो गलत हो जाते हैं और दो आपके जो हैं ये सही हो जाते हैं और 148 के जो करेक्ट आंसर ये आपका सी भी हो जाता है और आपका डी भी जो है ये करेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 149 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इधर आपकी संस्थाएं हो जाती हैं, इधर आपकी स्थापना के वर्ष हो जाते हैं। 149 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है अंतर्राज्य परिषद ये आपका 1990 से इसकी स्थापना हो जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद ये आपका 1954 से संबंधित नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये आपका 1964 से संबंधित हो जाता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये आपका 1993 से संबंधित हो जाता है। 149 का जो आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका बी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको देख लेना है, बाकी आपके सभी सुमेलित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 150 के बारे में। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या हो जाता है ये आपको बताना है। 150 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाता है सी, वह शक्ति जो आपकी संविधान सम्मत नहीं है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ आपका वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ये आपका इसका अर्थ हो जाता है। 150 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं 151 के बारे में। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। 151 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है अध्यक्ष लोकसभा के हो जाते हैं, ये भी आपका इसमें संबंधित हो जाता है। उपाध्यक्ष लोकसभा के ये भी इनसे संबंधित हो जाता है। महासचिव लोकसभा के ये भी संबंधित हो जाता है और आपके जो है
अध्यक्ष जो है राज्यसभा के, ये भी आपके इनसे संबंधित हो जाते हैं। और 151 का जो करेक्ट आंसर ये आपके सभी चारों हो जाते हैं। और आपको जो है सभी चारों किस में दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 151 का डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 152 के बारे में। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए पर्याप्त है। किसके लिए पर्याप्त हो जाती है आपको बताना है। और 152 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है उपयुक्त तीनों। 1, 2, 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं। भारत संघ, भारत का प्रदेश और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। ठीक है, आपसे पूछा गया था भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, तो आपकी संघ के लिए भी है, भारत में डोमिनियन के लिए भी है, और आपका कहीं भी रहने के लिए उनकी संपत्ति के लिए भी हो जाती है। ठीक है, और 152 का करेक्ट आंसर आपका 1, 2, 3 सभी हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 153 के बारे में। सूची को सूची 2 से सुमिलित करना है। इधर आपके राजनीतिक दल दिए गए हैं, इधर आपके वर्ष दिए गए हैं, और आपको बताना कौन सा सुमिलित हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो ये आपकी 185 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं आपकी 1885 से संबंधित हो जाती है। और 1 का 3 आपको देख लेना, और 1 का 3 आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बात कर लेते हैं बी का आपका 1 हो जाता है, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। सी का आपका हो जाता है 4, और सी का आपका 4 यहाँ हो जाता है। और बात कर लेते हैं डी के 2 की, तो डी का 2 आपका यहाँ हो जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन को पकड़ के आप सभी को लगा सकते हैं। 153 का आपका ए करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 154 के बारे में। ये भी आपका जो है सुमिलित करने के लिए दिया गया है। इधर आपके राज्य दिए गए हैं, इधर आपके अस्तित्व में आने का वर्ष दिया गया है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। बात कर लेते हैं नागालैंड की, और यहाँ बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना आपका 2014 से संबंधित हो जाता है। तेलंगाना जो है ये आपका अस्तित्व में कब आया था, 2014 में। सी का 4 आपका 2 में दिया गया है। ठीक है, तो आपका ए एलिमिनेट हो जाता है, एक आपका सी एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम आपका 1975 से संबंधित हो जाता है, और सिक्किम जो है ये आपका 1975 से संबंधित हो जाता है। डी का आपका 3 हो जाता है, और डी का 3 आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये आपको करेक्ट कर लेना है। और इसी तरह से जो आपका ए का आपका 2 हो जाएगा, ये आपका नागालैंड 1962 से संबंधित हो जाएगा, और झारखंड आपका 2000 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपका एक आपको पता हो तो आप सभी को इनको लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं 155 के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। 155 का सही आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाता है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 155 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक। बात कर लेते हैं 156 के बारे में। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। 1993 में 8वीं अनुसूची में कौन सी सम्मिलित नहीं की गई है, ये आपको बताना है। एक तो ये जो है सारे आपके गलत दिए गए हैं। बात कर लेते हैं 1993 में, तो 1993 में नहीं है, ये आपका 1992 में हो जाती है। और कौन सी हो जाती है, ये आपकी संथाली हो जाती है। संथाली को जोड़ा गया था, और यहाँ ऑप्शन में दिया गया कौन सी जो है नहीं है, तो आपकी 3 जो है ये नहीं हो जाती हैं। मैथिली, बोडो और डोंगरी, इनको जोड़ा गया था आपका 2003 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो है क्वेश्चन जो है ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं 157 के बारे में। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये आपको बताना है। कौन से जो है भारतीय जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये आपको बताना है। 157 की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आपके भारतीय राष्ट्रपति हो जाते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बात कर लेते हैं 158 के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। 158 की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया ये आपका भारत की संविधान अनुच्छेद 300 के अनुसार जो है भारत की सरकार का कानूनी नाम हो जाता है। बात कर लेते हैं 159 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, 159 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 280। और यहाँ हम लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं आज की वीडियो का, और इसमें जो है आपको मिल गए हैं 160 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपने देखे किस तरह के हो जाते हैं। ये सारे जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 160 के बारे में। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा।
तो ये हो जाता है आपका भारत के प्रधान न्यायाधीश। भारत के प्रधान न्यायाधीश जो हैं आपके भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आज की जो वीडियो है ये हमारी समाप्त होती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और अब आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी तरह का सुझाव देने के लिए आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।